नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए 2025 के फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। फरवरी मंथ में सेकंड और थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम कवर करते हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चंस भी देख पाएंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ हो, कोई स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज होने वाला हो और जो हो चुका, उन सभी की यहाँ पर हम बात करेंगे। मेनली हम यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। किस टाइप से आपके लिए अंदर क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसने अभी रिसेंटली में विकसित गांव स्कीम लॉन्च की है। ये किस राज्य ने की उसकी बात होगी। और सेबी के द्वारा भी एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, वो किस पर्पज से लॉन्च किया गया है उसकी बात होगी। और 39th नेशनल गेम्स ये 2027 में होंगे, अभी 2025 वाला चल रहा है और अब तो ख़त्म हो चुका है और उसका भी रिजल्ट हो चुका है और अब अगला वाला होने वाला है। इन सभी की बात हम इसी क्वेश्चंस में कर लेंगे। और इंडिया जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको जारी किया गया और इसमें भारत की रैंक क्या रही, साथ साथ पहले पोजीशन पर कौन रहा, अंतिम पोजीशन पर कौन सा देश रहा, इसकी बात करेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की भी बात हम यहाँ कर लेंगे। और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी नियुक्त हुए हैं, वो कौन नियुक्त हुए हैं उनकी बात होगी। और वर्ल्ड रेडियो डे, इंपॉर्टेंट डेज हम लास्ट में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में पढ़ाता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार ने विकसित गांव स्कीम को लॉन्च किया है। तो विकसित गांव स्कीम को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकसित गांव विकसित उड़ीसा, ये एक टैगलाइन दी गई है, जिसके माध्यम से उड़ीसा के जो गांव हैं उनको विकसित करने और साथ साथ उनको यहाँ पर कुछ बजट में से पैसा एलोकेट किया गया है, जिससे कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए खर्च होगा। तो अभी 500 करोड़ अगले 5 साल में टारगेट रखा गया है कि अलग अलग स्कीम्स जो कि गांव के लिए चलाई जाएंगी, उनको डेवलप करने के लिए चलाई जाएंगी, उस पर ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक, उड़ीसा सरकार ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका नाम श्रीजनम है, इसको किसने अभी लॉन्च किया है। तो श्रीजनम ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली में एम्स है, वहाँ पर इस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, श्रीजनम है। इसको डेवलप किसने किया, तो इसको डेवलप CSIR और उसके साथ NIIST के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। लॉन्च किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर, दिल्ली एम्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी लोकसभा में जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उनके द्वारा 6 लैंग्वेजेस को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रांसलेशन सर्विसेज के रूप में। मतलब अगर कोई भी पर्सन उस भाषा में बोलता है और दूसरे सांसद को भाषा नहीं समझ आती, तो वो क्या करता है, ट्रांसलेशन सर्विस का यूज़ करता है, कान में अपने सेट करता है उस लैंग्वेज को और उससे वो सुनता है। तो ये जो सिस्टम है ट्रांसलेशन सर्विस में, कुछ लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं लैंग्वेजेस में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। तो अभी रिसेंटली में ओम बिरला साहब ने भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए, लैंग्वेज डाइवर्सिटी को देखते हुए 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, ये 6 भाषाएं हैं जिनको अभी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने यहाँ पर ट्रांसलेशन सर्विसेज में ऐड करा दिया है। पहले 10 भाषाएं थी जिनमें ट्रांसलेशन हो पाता था, लेकिन अब टोटल 16 भाषाएं हो चुकी हैं, जिससे कि अब यहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन हो पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप अभी रिसेंटली में हुई, उसको किसने जीत लिया? तो भारत के सबसे सक्सेसफुल स्नूकर प्लेयर पंकज आडवाणी के द्वारा ही इसको जीत लिया गया है। ध्यान रखिएगा, पंकज आडवाणी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया और ये ONGC जो कि हमारी महारत्न कंपनी है ऑयल से रिलेटेड, उसकी तरफ से ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, और इनकी बात करें तो ये एशियन और वर्ल्ड चैंपियन इस स्नूकर चैंपियनशिप में ऑलरेडी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी सेबी ने लॉन्च किया। सेबी ने जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है मित्रा। क्या नाम है? मित्रा। और ये इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ जाएंगे क्या करेगा। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसका काम मैं आपको बता दूं तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी काफ़ी दिनों से इनएक्टिव पड़े हैं तो उनको रिट्रीव करेगा, और साथ साथ जो अनक्लेम्ड म्यूचुअल फोलियोज होंगे उनको यहाँ पर उनका सेटलमेंट करने का यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा। क्या? मित्रा। मित्रा भी सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया? तो 3rd नंबर का इंडिया एनर्जी वीक ये नई दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। 11 फरवरी को स्टार्ट हुआ और 14 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? दिल्ली में। हमारा जो इंडिया एनर्जी वीक है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। यशोभूमि द्वारका में जो है वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में ना ऑर्गेनाइज हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। उस समिट में अभी भारत ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अगला जो AI समिट होगा वो भारत में ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब दूसरे नंबर का जो होगा AI समिट वो कहाँ होगा? भारत में। पहले नंबर का कहाँ हो, मतलब अभी कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था? तो ये हो रहा था फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब भारत भी को चेयरमैनशिप कर रहा था। लेकिन चेयरमैनशिप इस समय पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन के पास थी। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसी अवसर पर यहाँ पर स्पीच देते समय कहा कि अगला जो AI समिट होगा वो भारत में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। AI समिट में क्या डिस्कशन हुआ? तो AI समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से हम सिस्टम में इंक्लूड करें जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कोलैप्स ना कर जाए। जैसे कि AI के आने से माना जा रहा है जॉब्स जा सकती हैं, यूथ हमारे पास ज़्यादा है, भारत में जो यूथ की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी हो सकती है। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करें और साथ साथ हमें जो हमारा सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पर भी कोई ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जिससे कि इसके फ्रेमवर्क को गवर्नेंस में भी यूज़ किया जा सके। तो अभी इसकी चेयरमैनशिप किसने की? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, 39th नेशनल गेम हम कहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे? तो ये मेघालय में ऑर्गेनाइज होगा 2027 में। इस बार 2025 में जो नेशनल गेम्स हैं वो 38 नंबर के हुए थे और ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हो रही है, अभी चल रहा है वो प्रोसेस। तो उसमें जो अलग अलग प्लेयर्स को यहाँ पर चुना गया है प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर के रूप में, जिससे कि वो इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी को प्रमोट करें। तो उसमें भारत के क्रिकेटर शिखर धवन को, साथ साथ सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टिम साउदी को एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, जिससे कि इसका ये प्रचार प्रसार करें। और साथ साथ जितने भी कैंपेन्स हैं ICC के उनका भी यहाँ पर इन्हीं
जो नॉन फेसेस है उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा सके। अगर आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, इसे सबसे पहले 1998 में ऑर्गेनाइज कराया गया था बांग्लादेश में और उसे जीता था साउथ अफ्रीका ने। भारत ने भी इसे 2006 में ऑर्गेनाइज किया है और भारत भी इसका एक ही बार विजेता रहा है और वो भी भारत ने इसको 2013 में जीत इसमें दर्ज की थी इंग्लैंड को हराकर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली में किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो कि अजमेर राजस्थान में अवेलेबल है, इसका नाम बदल दिया गया है। कॉलोनियल ये रिप्रेजेंट करता था, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इसका जो नाम कॉलोनियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था, इसीलिए उसको चेंज करते हुए भारत में जो भारत के हेरिटेज हैं उनके भारत जैसे नाम रखने के लिए महर्षि दयानंद विश्रांत गृह इसका नाम रख दिया गया है। तो अभी भारत ने इसका नाम चेंज किया, किसका? किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो कि अजमेर में है, उसका नाम चेंज करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह इसका नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, अभी किस राज्य ने नीलगाय, जो नीलगाय होती हैं उनको मारने के लिए यहाँ पर आदेश दे दिया है? मतलब ह्यूमन और नीलगाय का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसकी वजह से कई बार फसलें और साथ साथ लोगों को कुछ ना कुछ चोटें लग जाती थी, जिसको देखते हुए वह उनकी संख्या बढ़ते हुए देखते हुए हरियाणा सरकार ने जो नीलगाय है उनको यहाँ पर मारने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिससे कि ह्यूमन और जो नीलगाय का कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके और साथ साथ जो ह्यूमन के नुकसान कर रही, जैसे एग्रीकल्चर को नुकसान कर देती है और भी बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर डैमेज होते हैं। ज़मीन काफ़ी ज़्यादा खुरदुरी कर देती है जब उसमें चलती है, काफ़ी छोटे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो उसको यहाँ पर रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ये अनाउंस किया है कि नीलगाय को किल किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक इसमें 38 रही है। इसमें टॉप पोजीशन पर यूएस, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर सिंगापुर रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 को यहाँ पर शुरू करने की अनाउंसमेंट की है, जिससे कि इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर ये अवार्ड जो योगा के फील्ड में बेहतर परफॉर्मर या योगा के प्रसार में जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा सके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 को हम यहाँ पर शुरू करेंगे और 21 जून 2025 को इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर जो अवार्ड के विनर्स होंगे उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंडिया की रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रही? तो इंडिया की रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 रही है। टोटल 180 कंट्रीज की जो रैंकिंग जारी हुई उसमें भारत की रैंक 96, पहली पोजीशन पर डेनमार्क और आखिरी पोजीशन पर साउथ सूडान रहा है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी की रैंक भारत से खराब रही है और भारत ने 96 पोजीशन मालदीव के साथ शेयर की है और दो देश चाइना और भूटान, इन दोनों की पोजीशन भारत से बेहतर रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो आखिरी पोजीशन पर है मोस्ट करप्ट देश कौन रहा है? तो मोस्ट करप्ट देश मतलब 180 देशों की रैंकिंग जारी हुई, उनमें 180 रैंक इसको प्राप्त हुई और ये साउथ सूडान को प्राप्त हुई है। साउथ सूडान को 180 पोजीशन मोस्ट करप्ट कंट्रीज की रैंकिंग में यहाँ पर सबसे आखिरी पायदान मिला है और इनके जो भी अफ्रीकन देश हैं उन ज़्यादातर अफ्रीकन देश को लास्ट पोजीशन ही प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन,
6 नंबर का जो धर्म गार्जियन नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत किसके साथ करता है? तो भारत धर्म गार्जियन नामक एक्सरसाइज ये जापान के साथ करता है और इस बार इसको जापान में ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 25 फरवरी से शुरू किया जाएगा और 9 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। धर्म गार्जियन नामक एक्सरसाइज ये जापान के माउंट फूजी में होगा। माउंट फूजी में काउंटर टेररिज्म नामक जो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ कमिश्नर कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ कमिश्नर इस समय ज्ञानेश कुमार बने हैं। ज्ञानेश कुमार 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और इन्होंने राजीव कुमार की जगह अभी रिसेंटली में ली है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में यहाँ पर विस्तार में लिखा गया है और आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के कोलैबोरेशन से। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अभी नियुक्त हुए हैं और अदर में दो इस समय पर इलेक्शन कमिश्नर हैं। ध्यान रखिएगा, इन 3 लोगों के संगठन से इलेक्शन कमीशन का डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, अभी किस पर्सन को ऑनरी नाइटहुड की उपाधि से यूनाइटेड किंगडम ने सम्मानित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने एन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन है टाटा ग्रुप्स के, इनको अभी ऑनरी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। अगर बात करें इनको ये सम्मान क्यों दिया गया, तो इनको सम्मान ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने यूके और भारत के जो रिलेशन है, जो ट्रेड रिलेशन है, उनको बेहतर करने में अहम योगदान किया है, इसीलिए इनको ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एरो इंडिया जो एक एयर शो है उसको येलंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी जो कि इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। 15वें नंबर का एरो इंडिया शो इस बार ऑर्गेनाइज हुआ। ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है जिसको 10 फरवरी से 14 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसकी थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इनकम टैक्स जो एक्ट था 1961 इसको अमेंड करके इनकम टैक्स बिल 2025 कर दिया है। ध्यान रखिएगा, एक्ट को जो 1961 में था उसको चेंज करके इनकम टैक्स 2025 जो एक्ट बाद में बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, और ये स्पीकर जी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि इस बिल को जो लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास भेज दिया जाए। तो इनकम टैक्स को अमेंड करने की यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया और यूएस के द्वारा दोनों देशों ने मिलकर अभी एक इनिशिएटिव को शुरू किया जिसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो इनिशिएटिव है इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको मिलकर एक्सट्रैक्ट करने की और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए इंडिया और यूएस के जो इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं और यूएस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनके बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है NTPC जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसको वाटर रेजिलेंस कैटेगरी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कहां पर, तो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया में इनको सम्मानित किया गया है। NTPC का जो एफर्ट है वाटर कंजर्वेशन में, वेस्ट वाटर को के ट्रीटमेंट में और वाटर मैनेजमेंट में, इन सभी को देखते हुए अभी वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में NTPC को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर को अभी वाडा ने सस्पेंड कर दिया है उनकी कुछ एक्टिविटीज़
को देखते हुए, जो उनके ब्लड में पाए हुए मादक पदार्थ हैं उनको देखते हुए। और यानिक सिनर, इनको 3 महीने का सस्पेंशन दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानिक सिनर की बात करें तो टेनिस की फील्ड में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि सबसे बड़े लेवल के टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। पहला साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जिसको यानिक सिनर के द्वारा ही जीत लिया गया है। लेकिन इस बैन के बाद, इस सस्पेंशन के बाद फ्रेंच ओपन में यह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आदि महोत्सव में ट्राइबल आर्टिशंस और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और साथ साथ फूड स्टॉल अलग अलग राज्यों से लगाए गए, जिससे कि विविधता को यहाँ पर दिखाया, यहाँ प्रदर्शित किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी किस सिटी की 2 सिबलिंग है जिनको ग्लोबल बेस्ट एम गव गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो हैदराबाद के 2 सिबलिंग है जिनका नाम है जैन अहमद सामदानी और फारिया जुबैर। इन दोनों को ग्लोबल बेस्ट एम गव गोल्ड अवार्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज हो रही है, वहां पर इनको सम्मानित किया गया। इनके इनोवेटिव जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल पावर्ड रोबोटिक ग्लोव है, उसको डिजाइन करने के लिए इनको ये सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन स्कीम को लॉन्च किया? तो नोदी बंधन स्कीम को अभी वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया। इन्होंने अपने बजट में इसके लिए पैसा भी एलोकेट किया है। इससे क्या होगा कि जो नदियां हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, जिससे जो जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, और साथ साथ जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं पानी के, जैसे कि मछली का पालन हो गया, जैसे कि और छोटे छोटे स्केल में जो इंडस्ट्रीज़ का उद्योग करते छोटे छोटे बिजनेसेस का, उनको यहाँ पर बढ़ावा मिल पाएगा, इरिगेशन में मदद मिल पाएगी। इसीलिए नोदी बंधन स्कीम को अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बजट में इसके लिए पैसा एलोकेट किया है। अगला क्वेश्चन, अभी ब्लूमबर्ग की एशिया रिचेस्ट फैमिलीज की रिपोर्ट में भारत के फैमिली है जो टॉप पोजीशन पर है, जिसका नाम मुकेश अंबानी फैमिली है। दूसरे पोजीशन पर चेरा वनोंट की फैमिली है, जो कि थाईलैंड की फैमिली है, वो दूसरी पोजीशन पर है। पहले पर अंबानी की फैमिली है एशिया के रिचेस्ट फैमिलीज की लिस्ट में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा राज्य जहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया है? तो प्रेसिडेंशियल रूल मणिपुर में लगा दिया गया है, क्योंकि वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया और वहां के गवर्नर, जो कि इस समय पर अजय कुमार भल्ला हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को यहाँ पर आह्वान किया गया कि सरकार यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का यूज करके लगा दीजिए, और यहाँ पर लग चुका है। अगर मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। अजय कुमार भल्ला गवर्नर, और राज्य के रूप में 1972 में इसे फॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री में भारत ने अपने नए कॉन्सुलेट्स को इनॉग्रेट किया है? तो अपने नए दूतावास को इनॉग्रेट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्रांस की जब वो यात्रा पर थे तो फ्रांस में ही उन्होंने दो दूतावास को इनॉग्रेट किया, जिससे कि भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके, इकोनॉमिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर कोलैब किया जा सके, कल्चरल और डिप्लोमेटिक टाइज को और बेहतर किया जा सके। इसीलिए एक नए कॉन्सुलेट को अभी इनॉग्रेट भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की कैपिटल है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर फ्रेंकोइस बायरो हैं। अगला क्वेश्चन,
इंडिया ने अभी साइक्लोन नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके साथ ऑर्गेनाइज की है? तो इंडिया ने अभी साइक्लोन नामक एक्सरसाइज इजिप्ट के साथ ऑर्गेनाइज की है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये जो डेजर्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको यहाँ पर एम में रखते हुए इस एक्सरसाइज को किया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से डेजर्ट के सिस्टम में लोगों को बचा सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज को लगभग 14 दिन तक ऑर्गेनाइज कराया गया है। कहाँ पर कराया गया? भारत में ही, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस सेलिब्रेट हम कब करते हैं? तो 11 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मेन फोकस होता है कि जो वुमेन और गर्ल्स हैं इनको स्टेम फील्ड में प्रमोट किया जा सके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की फील्ड में प्रमोट किया जा सके। इसकी थीम अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस रखी गई है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रेडियो डे हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज रखी गई है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम वैसे फरवरी के सेकेंड मंडे में ऑब्जर्व करते हैं और इस बार सेकेंड मंडे 10 फरवरी को पड़ा, इसीलिए एपिलेप्सी डे हम 10 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर नेशनल एपिलेप्सी के डे की बात करें, मिर्गी दिवस की बात करें, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, तो 17 नवंबर को पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सेफर इंटरनेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो सेफर इंटरनेट डे हम 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ये फरवरी के सेकेंड वीक में सेकेंड डे में हम ऑब्जर्व करते हैं और इस बार 4 फरवरी को ये डे पड़ा था। अगर इसकी थीम की बात करें तो टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट इसकी थीम रखी गई है। अगला, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।